Hello students, it is the class of 10th class and I am your English teacher. I hope you are very attentive to this class and you will listen to me very carefully. In this 10th class, I am going to teach you the second chapter of supplementary reader. Its name is The Judgment Seat of Vikramaditya. It is written by Sister Nivedita. In this story, we are going to know that what kind of justice in the era of Vikramaditya. I am chanting and I am explaining the lesson in Hindi. You should hear, you should listen to me carefully to understand the basic concept of the story. We are all familiar with the name of Vikramaditya. अर्थात हम सभी विक्रमादित्य के नाम से परिचित हैं. His reign, उनका शासनकाल has been रहा है a landmark in the history of our country. मतलब विक्रमादित्य का शासनकाल, विक्रमादित्य जब तक शासन करते रहे, उनका वह शासनकाल हमारे भारतवर्ष के इतिहास में एक ऐतिहासिक घटना रही है. लैंडमार्क में ऐतिहासिक घटना, मैंने उनका शासनकाल याद किया जाता है. द विक्रम संवत ओज इट्स ओरिजिन टू हिम. यानी जो विक्रम संवत की शुरुआत हुई वह उन्हीं के कारण, उन्हीं के नाम पर हुई. ऑल्दो हिज नेम इज सो फेमस, ऑल्दो मीन्स यद्यपि, यद्यपि उनका नाम इतना प्रसिद्ध है, इट इज स्ट्रेंज, फिर भी यह बड़ा अजीब लगता है, यह बड़ा अनोखा लगता है, दैट की वी हार्डली नो एनीथिंग डेफिनेट अबाउट हिज लाइफ. हार्डली मीन्स मुश्किल से, कि हम मुश्किल से ही उनके जीवन के बारे में जानते हैं. देयर इज वन थिंग सर्टेन अबाउट हिम, लेकिन उनके बारे में एक चीज निश्चित है. क्या? हाउ एवर, कि ही लव्ड जस्टिस एंड लर्निंग, कि उन्हें न्याय करना, न्याय देना और ज्ञान उन्हें बहुत प्रिय था. इन दोनों चीजों से उन्हें बहुत लगाव था. He gave perfect justice to his people. उन्होंने अपने लोगों को सही वास्तविक न्याय दिया. And gathered learned men about him in his court. और जब अपने वह दरबार में, अपने राज्य के दरबार में बैठते थे तो उनके इर्द गिर्द जो भी लोग बैठते थे वह सभी विद्वान लोग, वास्तविक विद्वान लोग बैठते थे और विद्वान लोगों से, ज्ञानी लोगों से वह घिरे हुए होते थे. इट इज सेड दैट ही वॉज द ग्रेटेस्ट जज इन हिस्ट्री. ऐसा कहा जाता है कि अब तक के इतिहास में वह सबसे महान न्यायाधीश रहे. विक्रमादित्य वॉज नेवर डिसीव्ड. विक्रमादित्य इतना चालाक थे, इतना चतुर थे, इतने समझदार थे कि वह अपनी आंतरिक दृष्टि से न्याय और अन्याय को देख लिया करते थे, इसलिए उन्हें कभी कोई धोखा नहीं दे पाया. मतलब उन्होंने कभी भी ईमानदार आदमी को, सच्चे आदमी को दंडित नहीं किया. उन्होंने हमेशा जो अपराधी था उसी को ही दंड दिया, किसी निर्दोष को दंड नहीं दिया. नेवर डिड ही एवर पनिश द रॉन्ग मैन. उन्होंने कभी भी किसी गलत आदमी को, गलत आदमी का मतलब किसी भी निर्दोष आदमी को, जो आपराधिक प्रवृत्ति का न हो, जिसने अपराध न किया हो, उसको उन्होंने दंड नहीं दिया. अर्थात उन्होंने हमेशा अपराधी को ही दंड दिया. द गिल्टी ट्रेम्बल्ड व्हेन दे केम बिफोर हिम, फॉर दे न्यू दैट हिज आइज वुड लुक स्ट्रेट इनटू देयर गिल्ट. मतलब जब न्याय के लिए अपराधी और जो निर्दोष व्यक्ति होता था, न्याय के लिए उनके दरबार में आते थे, तो जो उसमें अपराधी होता था वह मन ही मन में उनके सामने आते वक्त कांप जाया करता था, क्योंकि उस अपराधियों को यह पता होता था कि विक्रमादित्य सामान्य सोच के व्यक्ति नहीं हैं, सामान्य अंतर्दृष्टि के व्यक्ति नहीं हैं. वह मेरे दोष को, मेरे अपराध को दूर से ही देखकर वह
जान लेंगे, इसलिए वो कांप जाया करते थे। एंड दोज हु केम टू हिम विद डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स वे आर ऑलवेज सेटिस्फाइड बाय द वे ही लव्ड देम, ही सॉल्व्ड देम। मतलब और वे लोग जो उनके पास अपने अपनी कठिन समस्याओं को लेकर हल कराने के लिए आते थे, वह उनके तरीके से, उनके समस्याओं के हल करने के तरीके से संतुष्ट होकर, खुश होकर जाया करते थे, चले जाया करते थे। ना खुश होकर उनके दरबार से कोई जाता नहीं था। एंड सो इन इंडिया आफ्टर हिम व्हेन एवर एनी जज प्रोनाउंस्ड हिज जजमेंट विद ग्रेट स्किल इट वाज सेड ऑफ हिम, ही मस्ट हैव सैट ऑन द जजमेंट शीट ऑफ विक्रमादित्य। और तब भारत के अब तक के इतिहास में जब कभी भी कोई न्यायाधीश बहुत सही, बहुत ट्रू न्याय देता है, तो लोगों को ऐसा महसूस होता है कि निश्चित रूप से इस न्यायाधीश के ऊपर विक्रमादित्य की आत्मा बैठ गई होगी, विक्रमादित्य की अंतर्दृष्टि, बुद्धि, शक्ति आ गई होगी, इसीलिए उसने ऐसा सही न्याय दिया है। हैज एनीवन एवर सीन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य? सिस्टर निवेदिता एक प्रश्न पूछ रही हैं, क्या कभी किसी ने विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन को देखा है? परहैप्स नॉट, शायद नहीं देखा, और सही में देखा भी नहीं है। बिकॉज द सीट डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर, क्योंकि वह न्याय सिंहासन अब इस दुनिया में है ही नहीं है। आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ इट डिसअपियर्ड। सिस्टर निवेदिता कहती हैं, इस चैप्टर की लेखिका, कि अब मैं आप लोगों को यह बताने जा रही हूं कि इस दुनिया से विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन कैसे गायब हो गया। आफ्टर द डेथ ऑफ विक्रमादित्य द पीपुल ऑफ उज्जैन इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम फॉरगॉट हिम। मतलब विक्रमादित्य के मृत्यु के पश्चात उज्जैन के लोग समय के साथ साथ उन्हें भूल गए। मतलब विक्रमादित्य को लोग भूल गए 4-5 पीढ़ियों के बाद। हिज पैलेस, उनका राजमहल, एंड हिज फोर्ट्रेस, और उनका लाल किला, वे रुइंड, खंडहर में बदल गया। मतलब सारे उनके महल ढह गए, गिर गए। द हीप्ड अप रुइंस, जो उठा हुआ ढेर था, हैविंग बीन कवर्ड विथ ग्रास, डस्ट एंड ट्रीज, उस पर धूल मिट्टी जम गया, उस पर घास जम गया और वृक्ष उग गए। वे आर टर्न्ड इनटू ए पास्चर फॉर फीडिंग द कैटल। कैटल मीन्स पशुओं के लिए, और पास्चर मीन्स चारागाह। और वो जो जगह था, जो ढेर में बदल गया था, जिस पर घास फूस उग गए थे, वृक्ष उग गए थे, वह पशुओं के लिए चारागाह में बदल गया। मतलब जो महल कभी बहुत प्रसिद्ध हुआ करता था, जहाँ के न्याय से, जिस महल के न्याय से सब लोग खुश होकर जाया करते थे, अब एक ऐसा समय आया कि वह खंडहर में बदल गया। अब पशु वहाँ पर चरने के लिए जाया करते थे। The village people used to send their cows out to these pastures to graze. Graze means चरना। चरना means जो पशु जो घास फूस नीचे से जमीन से खाते हैं, उसको ग्रेजिंग बोलते हैं। अर्थात गांव के लोग अपने गायों को, भैंसों को, बकरियों को, इसमें दिया नहीं है भैंस बकरी, लेकिन मैं अपने पास जोड़ रहा हूँ, ऐसा होता होगा निश्चित रूप से। इसी चारागाह पर, ऐसी चारागाह के आसपास लोग, उस गांव के, उज्जैन के गांव के लोग अपने अपने पशुओं को इसी चारागाह पर चरने के लिए भेजते थे, घास खाने के लिए भेजते थे। अर्ली इन द मॉर्निंग द कैटल वुड गो इन द केयर ऑफ शेफर्ड बॉयज। शेफर्ड बॉय मीन्स अहिर या ग्वाला, एंड वुड नॉट रिटर्न टिल लेट इन द इवनिंग। व्हेन इट वाज टाइम टू रिटर्न, ए शेफर्ड बॉय वुड कॉल आउट फ्रॉम द एज, एज का मतलब किनारा, ऑफ द पास्चर, एंड ऑल द कैटल along with their cow herds would gather round him and together they would turn homewards. Home means घर, wards means की तरफ। मतलब डेली का, प्रतिदिन का, प्रत्येक दिन का यह रूटीन था कि उस गांव के जो भी बच्चे होते थे, वे सभी अपने पशुओं को, भैंस को, बकरी को, गाय को लेकर इसी चारागाह पर सुबह सुबह ही पहुंच जाया करते थे, और दिन भर यहीं पर वह इसी चारागाह में रहते थे, इसी के वृक्ष के नीचे रहते थे, खेलते थे, कूदते थे, और जो पशु होते थे इसी चारागाह के आसपास चरते रहते थे, और ये बच्चे खेलते रहते थे। प्रत्येक दिन का यही काम था। और जब शाम हो जाया करता था तो कोई एक ग्वाला लड़का सभी ग्वालों को बुलाता था, और सभी ग्वाले अपने अपने पशुओं को इकट्ठा करते थे, और अपने पशु को इकट्ठा करने के पश्चात अपने अपने घर को चले जाया करते थे। Such was the life of the shepherd boys in the villages
अबाउट उज्जैन, मतलब उज्जैन में ग्वाले लड़कों का जो जीवन था वह इसी प्रकार का था। देयर वेयर मेनी ऑफ देम इन द लॉन्ग डेज ऑन द पास्चर्स, दे हैड प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर फन। मतलब जो पशु चराने के लिए वहां पर ग्वाले लड़के, अहिर लड़के जाया करते थे, चारवाहे लड़के जो जाया करते थे, वह अपने अपने पशुओं को चरने के लिए छोड़ दिया करते थे। अब उनके पास पर्याप्त मात्रा में खेलने कूदने के लिए, आनंद लेने के लिए, मजा लेने के लिए समय होता था और वे लोग ऐसा करते थे। जाहिर सी बात है, बच्चे जहाँ रहेंगे, खाली रहेंगे तो खेलेंगे, कूदेंगे, आनंद करेंगे। वन डे दे फाउंड ए प्ले ग्राउंड। इसी दौरान खेलते खेलते एक दिन उन लोगों को एक खेल का मैदान मिल गया। एंड हाउ डिलाइटफुल इट वाज, और यह बड़ा ही आनंददायक था। द ग्राउंड अंडर द ट्रीज वाज रफ एंड इवन। रफ एंड इवन का मतलब उबड़ खाबड़, अर्थात इस चारागाह में, इस पास्चर पर जहाँ कभी महल हुआ करता था, बड़े बड़े वृक्ष थे, छोटे छोटे वृक्ष थे, और इन वृक्षों के नीचे की जो भूमि थी, जमीन थी, वह उबड़ खाबड़ थी। इसके बाद हियर एंड देयर द इंड्स ऑफ ए ग्रेट स्टोन पीप्ड आउट। पीप मतलब होगा झांकना, लेकिन यहां बाहर निकला हुआ होगा, अर्थात कहीं कहीं पर कुछ पत्थर के जो कोने थे, मतलब अधिकांश 90% 95% हिस्से जमीन के अंदर थे और बाकी 5% थोड़ा बहुत हिस्से बाहर नुकीले रूप में बाहर निकला हुआ था। एंड इन द मिडिल, और मध्य में, देयर वाज ए ग्रीन माउंट, और इसी प्ले ग्राउंड के मध्य में एक हरे रंग का टीला था, माने बैठने वाला जगह था, माउंड था, टीला, विच लुक्ड वेरी मच लाइक ए जजेस सीट, जिसको देख कर यह लगता था कि निश्चित रूप से यह कोई न कोई न्याय सिंहासन ही है, किसी न्यायाधीश का सिंहासन है जिस पर कोई न्यायाधीश बैठता रहा होगा। एट लास्ट वन ऑफ द बॉयज थॉट सो एंड सीटेड हिमसेल्फ ऑन इट, और कम से कम, एट लास्ट, कम से कम एक बच्चे ने ऐसा सोचा कि निश्चित रूप से यह कोई न्याय सिंहासन ही है, और वह उस पर जाकर बैठ गया और कहने लगा। क्या कहा? आई से बॉयज, ही क्राइड, आई शैल बी द जज, आई विल बी द जज, एंड यू कैन ब्रिंग ऑल योर केसेस बिफोर मी एंड वी विल हैव ट्रायल्स। वह न्याय सिंहासन पर, यानी उस माउंड पर, उस ग्रीन माउंड पर, यहाँ ध्यान दीजिएगा प्रिय विद्यार्थियों, वह माउंड किस कलर का था? ग्रीन था, हरे रंग का था, लाल नहीं था, पीला नहीं था, काला नहीं था, सफेद नहीं था, क्या था? ग्रीन था। इसको याद रखिए, क्योंकि ट्रू एंड फॉल्स जब पूछता है तो उसमें सब लाइन दे देगा वही, और ग्रीन की जगह पर रेड कर देगा, येलो कर देगा, कहेगा कि ट्रू है कि फॉल्स है, बताइए, और इसी में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैं क्या पढ़ रहा था? उस बच्चे ने उस सीट पर बैठते हुए कहा कि मेरे साथियों, तुम लोग अपने अपने सभी समस्याओं को मेरे पास लेकर आओ, मैं इस सिंहासन पर, न्याय सिंहासन पर बैठा हुआ हूं, मैं जज बनूंगा और मैं उस केस का, उस मुकदमों का फैसला करूंगा, और हम लोग इस प्रकार अभ्यास करेंगे, खेलेंगे, आनंद लेंगे। देन ही स्ट्रेटेंड हिज फेस, और तब उस माउंट पर, उस ग्रीन माउंट पर बैठने का प्रभाव यह होता था कि उसका चेहरा बिल्कुल सीधा हो जाया करता था। एंड बिकेम वेरी ग्रेव टू एक्ट द पार्ट ऑफ जज, और न्याय के कार्य को करने के लिए वो बहुत ही गंभीर हो जाया करता था। मतलब जिस प्रकार से कोई न्यायाधीश सिंहासन पर बैठकर न्याय करता है, उसी प्रकार का उसका हाव भाव ऑटोमेटिक हो जाया करता था। अदर्स saw the fun at once and whispering among themselves quickly picked up some quarrel and appeared before him. Each group stated their case, one saying that a certain field was theirs, another saying that it was not, and so on. They all wanted him to settle the dispute. मतलब वहाँ जो बच्चे थे वह आपस में बात करने लगे कि अरे ये तो बड़ा आनंददायक खेल है, बड़ा मज़ेदार केस है, और यदि हम लोग इसको खेलें तो बहुत ही आनंद आएगा, बहुत ही मज़ा आएगा। तो सभी बच्चे आपस में कोई ना कोई केस अपने आप उत्पन्न कर देते थे। जैसे वो लोग कहते थे ठीक है, हम लोग 4-5 लोग एक तरफ, 5 लोग एक तरफ, तुम कहो कि वो तुम्हारा ज़मीन है, हम कहेंगे कि हमारा ज़मीन है, और इसी मुकदमे को लेकर उसके पास हम लोग चलेंगे और तब वह न्याय करेगा। और ऐसा करते थे वे लोग, और इस प्रकार वे लोग आनंद लेते थे। बट नाउ ऑल ऑफ ए सडन, और जब वे लोग ऐसा करते थे, अपने मुकदमे लेके उसके पास जाते थे, तो अचानक ए स्ट्रेंज थिंग मेड इट सेल्फ, मतलब एक बड़ी ही अनोखी चीज महसूस की जाती थी।
द बॉय हु अपीयर्ड सो कॉमन बिफोर ही सैट डाउन ऑन द माउंट लुक्ड सो डिफरेंट नाउ। मतलब वह लड़का जो उस न्याय सिंहासन पर बैठने के पहले बड़ा ही सामान्य दिखता था, दूसरे बच्चों की तरह खेलने वाला, कूदने वाला, भागने वाला, दौड़ने वाला, चंचल दिखता था, अब वह चंचलता उसके अंदर से गायब हो जाती थी। वह लड़का बिल्कुल गंभीर हो जाता था, बिल्कुल भिन्न दिखता था, वह लड़के की तरह नहीं दिखता था। He had become grave and serious, and his tone and manner were so strange and impressive that the rest of the boys were a light frightened. मतलब उसका बोलने का अंदाज, उसका हाव भाव, यह सब देखने का अंदाज, बोलने का अंदाज, आदेश देने का अंदाज सब बदल जाया करता था, जिस तरह से एक राजा के अंदर, जिस तरह से एक न्यायाधीश के अंदर होता है, उस तरह से। और यह देखकर बाकी के सारे बच्चे डर जाते थे थोड़ा बहुत, लेकिन फिर वो लोग सोचते थे अरे ये तो एक्टिंग कर रहा है, ये तो खेल कर रहा है, हम लोग खेल रहे हैं, केस और जज के खेल को खेल रहे हैं, ये तो खेल खेलने के लिए है, तो थोड़ा सा उनका डर खत्म होता था। Still they thought it was fun, and once again they put up a fresh case before him, and once more he gave his judgment. और फिर से वे लोग नए केस लेके आते थे और फिर से वह उस केस के बारे में न्याय कर दिया करता था। And this went on hours and hours together, he sitting on the judge's seat, listening to complaints and pronouncing sentences with the same gravity till it was time to return, and then he jumped down from his place and was just like any other cow herd. मतलब प्रत्येक दिन वो लोग आते थे, ऐसा ही करते थे, वो लड़का उस सिंहासन में बैठा था, सभी बच्चे कोई न कोई नए केस अपने आप पैदा कर लिया करते थे, इसके पास जाते थे और बड़ी गंभीरतापूर्वक, बड़ी प्रभावशाली तरीके से वह बोलता था, न्याय किया करता था, और वे लोग न्याय पाकर संतुष्ट हो जाते थे और फिर वो लोग चले जाते थे। और यह दिन भर घंटों घंटों तक चलता रहता था, दिन भर ये लोग खेलते रहते थे और शाम को वह उस पर से उतर जाया करता था और फिर सभी बच्चे अपने अपने पशुओं को लेकर घर चले जाया करते थे। From then onwards, so famous did this cow herd become that all the complicated disputes were put before him. मतलब धीरे 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 एक दिन, दो दिन, चार दिन, एक हफ्ते, दो हफ्ते, तीन हफ्ते, एक महीने, दो महीने के बाद धीरे धीरे लड़का इतना फेमस होने लगा कि अगल बगल के गांव के लोग, सभी लोग इस बात को जानने लगे कि अरे एक लड़का ऐसा है जो सिंहासन में बैठ जाता था, बड़ा बढ़िया न्याय करता है, बड़ा सही न्याय करता है। अगल बगल के भोले भाले गाँव वाले अपनी अपनी छोटी मोटी समस्याओं को लेकर इस लड़के के पास आते थे, अपनी समस्याओं को रखते थे और वह उनका न्याय करता था और धीरे धीरे वह बहुत ही फेमस हो गया, प्रसिद्ध हो गया। एंड ऑलवेज द सेम थिंग हैपेंड, द स्पिरिट ऑफ नॉलेज एंड जस्टिस वुड कम टू हिम। मतलब न्याय और ज्ञान की आत्मा उस बालक पर बैठ जाती थी, एंड ही वुड शो देम द ट्रूथ, और वह उन गाँव वालों को सच्चाई, न्याय दिखा दिया करता था। बट वेन he came down his seat he would be no different from other boys. लेकिन जब वह उस सीट से नीचे उतरा था तो दूसरे साधारण बच्चों की तरह ही हो जाया करता था। Gradually this news spread throughout the countryside. धीरे धीरे यह खबर अगल बगल के देहात में, गांव में फैल गया। Grown up men and women from all the villages would bring their disputes in the court of the cow herd boy, and always they received a judgment that both sides understood, and so went away satisfied. और धीरे धीरे वह फेमस होता गया, अगल बगल के गांव वाले अपना मुकदमे उसके पास लाते थे और संतुष्ट होकर चले जाते थे, खुश होकर चले जाते थे। Now the king, who lived far away from Ujjain, heard this story well. He said that the boy must have definitely sat on the judgment seat of Vikramaditya. The king's guess was correct, and as the ruins about the meadows were once Vikramaditya's palace. मतलब इस बात की जानकारी धीरे धीरे उस समय के राजा के पास पहुंची और उसने यह अनुमान लगाया कि निश्चित रूप से वह लड़का विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठ जाता होगा और न्याय और ज्ञान की आत्मा उसके ऊपर बैठ जाती होगी, विक्रमादित्य की आत्मा उस पर बैठ जाती होगी और वह सही न्याय करता होगा। इफ जस्ट सिटिंग ऑन द माउंट ब्रिंग्स विजडम एंड जस्टिस टू द सफर्ड बॉय, ही थॉट लेट्स अस डिग डीप and find the judgment seat. I too shall sit on it and hear all the cases. Then the spirit of Vikramaditya will descend
डिसेंड मीन्स सवार हो जाना, बैठ जाना, अपॉन मी एज वेल एंड आई शैल ऑलवेज बी ए जस्ट किंग। मतलब उस राजा ने सोचा कि यदि मात्र उस सीट पर बैठ जाने से ही विक्रमादित्य की आत्मा उस बालक के ऊपर बैठ जाती है और वह सही न्याय कर देता है, तो क्यों न उस न्याय सिंहासन को ही हम डिग करके, कुड़वा के, खुदवा के, डिग मतलब खोदना, जो खेत हम लोग कोड़ते हैं वो खुदवा के निकलवा लें और उस न्याय सिंहासन को अपने महल में हम स्थापित करा लें। मैं भी उस बच्चे की तरह उस न्याय सिंहासन पर बैठ जाया करूंगा और विक्रमादित्य की आत्मा मेरे सर के ऊपर सवार हो जाया करेगी और मैं सही न्याय करूंगा और विक्रमादित्य की तरह मैं भी एक प्रसिद्ध राजा, एक प्रसिद्ध न्यायाधीश बन जाऊंगा। आज के लिए इतना ही प्रिय विद्यार्थियों। यह इसका फर्स्ट पार्ट है, इसका सेकेंड पार्ट निश्चित रूप से आप देखिएगा, क्योंकि फर्स्ट पार्ट सिर्फ पढ़ लेंगे तो इसकी पूरी जानकारी आपको नहीं मिलेगी, इसलिए इसके सेकेंड पार्ट को आप जरूर देखिएगा। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि यदि आप लोग टेंस से संबंधित चैप्टर पढ़ना चाहते हैं मेरे द्वारा, अपने मोहन सर के द्वारा, तो आप मेरे चैनल पे जाके इसको देखिए और उस पर आपको मिल जाएगा टेंस की सारी जानकारी, सेंटेंस की सारी जानकारी। मैंने प्रेजेंट टेंस अभी पढ़ाया है, अभी इंपरेटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस पढ़ाया है, उस पर भी जाकर इसको आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।